इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं, उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए। यही बेहतर होगा हमारा। जल्दी आओ टोबो, चलो चलो। अरे हम बच गए, अब आगे कैसे जाएंगे? तुम फिक्र मत करो टोबो, मैं सवितान की शिष्या हूँ। मैं अपनी शिक्षा का प्रयोग करती हूँ। बहुत अच्छे। मैं तैयार हूं टोबो, चलो। महासामंत नारद की जय हो। 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 टोबो जल्दी चल, जान बच गई। अरे बाप रे, आप तो बदल गई।
करता हूँ। वाह टोबू वाह, चलो जल्दी। इसकी तो सिर्फ आंखें खुली हैं। लगता है नारक ने किसी यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया है। फिर आर्यमान इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? मैं कुछ करती हूँ। टोबो, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ टोबो। आर्यमान, तुम ठीक हो ना? आप कौन है? ये माया है। माया? मेरी माँ की सहेली? हाँ। आर्यमान, रसा का पुत्र, तुम इतने बड़े हो गए, आखिर मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया था, मगर आपने तो मेरी माँ के जीवन के लिए अपना सारा जीवन बलिदान पर चढ़ा दिया। एक अनंत मृग तृष्णा में ढकेल दिया अपने जीवन को, और आज आपने मेरे जीवन की भी रक्षा की। आर्यमान आपको प्रणाम करता है। सत्य का कवच हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये उपकार नहीं है आर्यमान, ये हमारे संविधान की परंपरा है। एक दूसरे की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये संविधान की बहनों का एक दूसरे से किया हुआ वादा है। महान होशिन से मैं सवितान आश्रम के बारे में सुन चुका हूं, परंतु आप तो सवितान आश्रम की कुशल शिष्या रह चुकी हैं। फिर नारक के सामने आपका यह भेद कैसे खुल गया कि आप रासा नहीं माया है? सूर्य की वजह से। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि सवितान की बहनों की शक्तियां सूर्य द्वारा संचालित होती हैं।
जब नारद पहली बार मेरे कक्ष में आया, उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। दिन अंत होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि नारद के आने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। जाबो की राजकुमारी, नारद के शयन कक्ष में स्वागत है। मेरा रूप बदल गया। उस दिन तो मैंने बात संभाल ली, लेकिन एक दिन जब नारद को यह पता चला कि रासा का पुत्र ही उसका संहारक होगा, तो वो मुझे मारने आया। कुरुबक, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबो की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है, तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा, इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। उसके बाद नारद ने जाबू पे हमला किया, लेकिन महाराजा जारंत ने उसे मात दी और गुस्से में वो मुझे मारने आ गया। अब तेरे पास कोई मायावी शक्ति नहीं है जो तुझे नारद की कैद से मुक्त करा दे। मैं तुम्हारे होने वाली संतान की मां हूं नारद। मेरे गर्भ में तुम्हारा अंश पल रहा है। तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो अवश्य लो, परंतु ये स्मरण रहे कि मेरे साथ साथ तुम अपने अंश की भी हत्या कर दोगे। नारद को चुनौती मत दे माया। मैं चाहूं तो अभी तेरे प्राण ले सकता हूं। स्वामी नारद, रुक जाइए। इस औरत को मारने की इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। इस औरत के लिए, मात्र इस औरत के लिए आप अपने अंश को कुर्बान कर देंगे? नहीं स्वामी नारद, नहीं। यह स्मरण रखिए कि इसकी कोख में पलने वाला बच्चा आपका उत्तराधिकारी है। इसे मारना ही है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद मार दीजिएगा। आपको अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा और इसे इसके विश्वासघात का दंड। और महासामंत नारद, हो सके तो इसकी देखभाल की उचित व्यवस्था कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो कुरुबक? इसके देखभाल की उचित व्यवस्था? इसे तो जितना संभव हो उतना कष्ट देना चाहिए। इसकी देखभाल आपकी होने वाली संतान की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है महासामंत नारद। तुम ठीक कहते हो कुरुबक। तेरी आयु 9 महीने और बढ़ गई विश्वासघातिनी। केवल 9 महीने। तब तक मैं गर्भवती हो चुकी थी और जब मेरे प्रसव का समय आया तो मैंने सोचा, अगर मेरी संतान इन लोगों के बीच ओसिक में रही तो अवश्य राक्षस बन जाएगी। और मैंने ध्यान योग से मातुश्री से संपर्क किया।
इससे क्या होगा? आप खाएंगे? जी हाँ राहुल मियाँ, संतरा जरूर खाएंगे। संतरा है भी बहुत अच्छी चीज। परंतु आप एक बात जानते हैं राहुल मियाँ कि कार्बनिक और अकार्बनिक कचरों को अलग अलग कचरे की पेटी में डालना चाहिए। ये क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक से मेरा मतलब है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरा। तरकारी, फल, अंडे के छिलके और बचा हुआ खाने जैसी गीली चीजें ऑर्गेनिक की श्रेणी में आती हैं, और धातु, कांच और प्लास्टिक की चीजें इनऑर्गेनिक की श्रेणी में आती है। इन दोनों को अलग अलग कचरे की पेटी में डालना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे बहुत फायदा होगा। जो ऑर्गेनिक कचरा होता है इसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग खेतों में डाल सकते हैं। तुम जानते हो ये ऑर्गेनिक कचरा जो होता है ना, ये खेतों के लिए बहुत ही अच्छी खाद साबित होता है। और इनऑर्गेनिक कचरे को हम दोबारा रिसाइकल करके कागज जैसी चीज बना सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे हमारे जंगल में पेड़ों की बचत होगी। उससे क्या होगा? उससे हिल स्टेशन में जहां पर इस तरह के पेड़ होते हैं जहां से कागज बनाया जाता है, वो हिल स्टेशन सुरक्षित रहेंगे। उससे क्या होगा? उससे राहुल अपने पापा मम्मी के साथ में हिल स्टेशन जा सकेगा। अब तुम बताओ कि उससे क्या होगा? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ खूब एंजॉय करूंगा। वेरी गुड राहुल। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।